इसके लिए क्या किया जाता था, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कमर्शियली लाइम वाटर का। क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा कमर्शियली? लाइम लाइम वाटर। बेटा व्हाट इज लाइम वाटर? केमिकली आपको पता होना चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड लाइम वाटर। कैल्शियम, ये वो लाइम वाटर कैल्शियम नहीं है हाइड्रोक्साइड। जिनसोए में जाके आपको वो लीमू 7 अप में निचोड़ के ला दे बोले लाइम वाटर है मिस। ये लाइम वाटर क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जैसे HOH को वाटर कहते हैं, इस तरह CaOH को लाइम वाटर कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो बेटा लाइम वाटर क्या है? क्या मैं कह सकता हूँ लाइम वाटर बेस है? यस सर। भाई OH और O वाले बेस होते हैं। और अगर सॉइल एसिडिक हुई भी है तो अगर मैं उसमें लाइम वाटर रन करूंगा तो क्या ख्याल है, कॉमन सेंस काम कर रहा है कि अगर एसिडिक सॉइल है और मैं उसमें लाइम वाटर रन करूंगा तो क्या वो उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगा? यस सर। तो मालूम हुआ पहली चीज कि हम जब सॉइल एसिडिक हो जाती है तो उसमें लाइम वाटर का इस्तेमाल करते हैं। ये तो एक सिंपल सी बात हो गई। लेकिन एग्जामिनर पहले तो तुम्हें ये पूछेगा कि एसिडिक रेन होती कैसे, वो एक अलग टॉपिक है कि एसिडिक रेन कैसे होती है, वो अभी आएगा सल्फर के अंदर। दूसरा पूछेगा एसिडिक रेन से नुकसान क्या हुआ, पीएच ऑफ सॉइल डिक्रीज हो गई, उससे नुकसान क्या हुआ, प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही। अब सोल्यूशन क्या है, लाइम वाटर से ट्रीट करेंगे या कोई भी बेस से ट्रीट करेंगे। अब अगले पार्ट में वो तुमसे पूछेगा कि लाइम वाटर से हमने ट्रीट किया या बेस से सॉइल को ट्रीट किया, पीएच तो पीएच तो बढ़ गई, पीएच तो बैलेंस हो गई, लेकिन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल फिर भी कम हो गई। वो क्या कहेगा कि लाइम वाटर से ट्रीट करने के बावजूद भी, क्या कहेगा भाई, बात समझ में आ रही है? आफ्टर, वो कहे कोई भी सिनेरियो बना देगा, बोलेगा चेक किया आफ्टर ट्रीटमेंट विद लाइम वाटर, पीएच क्या हो गई, जो कम हो गई थी वो तो बढ़ गई, लेकिन उसने कहा कि फर्टिलिटी डिक्रीज हो गई। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पूछेगा कि हम पीएच बढ़ा ली, उसके बावजूद भी कह रहा है फर्टिलिटी क्या हो गई है, सॉइल की जो जरखेजी है वो कम हो गई है। अब सवाल पूछेगा ऐसा क्यों हुआ? तो बेटा इसका जवाब आ गया इस प्रॉपर्टी से जो ऊपर हमने लिखी है। ये जो प्रॉपर्टी होगा क्या कि मेरे बच्चे, आपको मालूम होगा कि जब लाइम वाटर हमने डाला इट्स अ बेस, और जो सॉइल होती है ना, सॉइल जो फर्टिलाइजर है, खाद है, इट इज रिच इन अमोनियम कंपाउंड्स, इट इज रिच इन, बोलो भाई, रिच इन अमोनियम कंपाउंड्स। तो जब आप लाइम वाटर डाल रहे हो तो जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा रिच हुई हुई है अमोनियम कंपाउंड्स के अंदर, क्योंकि प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन कंटेंट, जो सॉइल में से उसे मिलता है बैक्टीरिया के थ्रू। तो अब हुआ क्या कि जब आपने लाइम वाटर बहुत ज्यादा बहा दिया, एक्सेसिव बहा दिया, तो जो इनिशियली लाइम वाटर है उसने तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज किया, नलीफाई किया, लेकिन जो एक्सेस लाइम वाटर था वो सॉइल में मौजूद जो नेचुरल कंपाउंड्स हैं जो प्लांट को चाहिए, उनमें अमोनियम है। और आप जानते हैं कि बेस अमोनियम से रिएक्ट करता है, यस और नो? और जब रिएक्ट करता है तो अमोनिया को डिस्प्लेस कर देता है, यस और नो? यस सर। और मुझे बताओ, जब अमोनिया सॉइल में से डिस्प्लेस हो जाएगा, गैस है, रिलीज हो जाएगी, तो सॉइल की नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ेगा या कम हो जाएगा? सॉइल कम का हो जाएगा। नाइट्रोजन कंपोनेंट बढ़ेगा या कम हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। और क्या कम हो प्लांट को जाएगा। नाइट्रोजन चाहिए थी या नहीं चाहिए थी? हाँ भाई अमान, चाहिए मुआज, थी। क्या प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए थी ग्रो करने के लिए या नहीं? यस सही ना सर। मुबीन? यस सर। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, क्या होगा कि ये नुकसान क्यों हो रहा है, नहले पे दहला, फायदे की जगह नुकसान क्यों हो गया? कि अगर आपने एक्सेसिव बेस इस्तेमाल कर ली तो बेस में ये प्रॉपर्टी है कि अमोनियम कंपाउंड से रिएक्ट करती है और अमोनिया गैस को निकाल देती है। जब अमोनिया गैस निकल जाएगी तो नाइट्रोजन कंटेंट सॉइल का क्या हो जाएगा, डिक्रीज, जिसकी वजह से फर्टिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि प्लांट को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए होता है। एम आई क्लियर? यस सर। यस सर। कोई क्वेश्चन यहां तक? नो सर। भाई ये सनिया मुबशिर दोबारा मीटिंग में आ गई हो, कौन है ये बच्ची? कोई जवाब ही दे दो भाई, कौन हो? हम कोई क्लास से बाहर थोड़ी निकाल देंगे तुम्हें। कौन हो? हेलो? नो रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स। ओहो जी। अलीना मुबीन, मुझे लग रहा है तुम अपना अपने साथ कोई एजेंट लेकर आई हो आज क्लास के अंदर।
है भाई अलीना? अब लो, अलीना मुबशिर का भी जवाब नहीं आ रहा भाई, क्या सारे साइलेंट पे चले गए हो? चले जी शुरू करते हैं आगे। ये प्रॉपर्टी उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक और बात, एक और बात, कि अगर हमें अमोनियम आयन का टेस्ट करना हो, अमोनियम आयन का टेस्ट करना हो, लैब टेस्ट अगर अमोनियम आयन का करना हो, लैब टेस्ट ऑफ के अमोनियम आयन प्रेजेंट है या नहीं, या हमें अमोनिया गैस बनानी हो, ये भी बहुत माइन्यूट सी बात बता रहा हूं। क्या कहा मैंने? कि अगर हमें अमोनिया गैस बनानी हो या हमें लैब में अमोनियम आयन का टेस्ट करना हो, बेटा समझ में ना आए तो बताना, तब भी हम इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं जो ऊपर हमने की। क्या? कि अगर हमें अमोनियम आयन डिटेक्ट करना है कि अमोनियम आयन प्रेजेंट है या नहीं है, किसी कम एक आपको एक एक्स कंपाउंड दे दिया गया और बोला गया बताइए इसमें अमोनियम कंपाउंड मौजूद है या नहीं, तो मान ले वो एक्स कंपाउंड था, आप क्या करोगे? उस एक्स कंपाउंड का रिएक्शन किससे करवा दोगे? बेस से। Sodium hydroxide. बेस से करा दोगे, कोई भी बेस ले लोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, अगर वो अमोनियम कंपाउंड होगा तो आप जानते हो वो सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और अमोनिया गैस लिबरेट करेगा। तो आपको गैस के फ्यूम्स लिबरेट होते हुए नजर आएंगे जो लिटमस पेपर पर, क्योंकि आप जानते हो अमोनिया जो है वो बेसिक गैस होती है, तो लिटमस पेपर जब आप इसके साथ आप करेंगे या लिटमस सोल्यूशन आप साथ करेंगे तो ये रेड टू ब्लू कर देगा लिटमस को। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. तो मेरे बच्चे दिस सेम प्रॉपर्टी देखो, जो इस प्रॉपर्टी के क्या क्या इंपॉर्टेंसेस है कि एसिडिक सॉइल के ट्रीटमेंट में लाइम वाटर इस्तेमाल हुआ, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल कर लें तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से नुकसान हो जाता है, क्योंकि सॉइल का नाइट्रोजन कंटेंट डिक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अमोनिया। सेकेंडली, अगर लैब में अमोनियम आयन का टेस्ट करने के लिए आ जाएगा एक्स में अमोनियम आयन है या नहीं, तो कैसे करेंगे? बेस से रिएक्ट करा देते हैं, हमें मधु में अमोनिया निकलेगा जो कि लिटमस पेपर पे ब्लू कलरेशन दे देगा। और इसी तरह अगर लैब में तुम्हें अमोनिया बनानी है तो क्या करोगे? तुम अमोनियम का कोई भी कंपाउंड ले लोगे और उसे बेस से रिएक्ट करा दोगे तो अमोनिया बन जाएगी। हाँ या ना? Yes, sir. कोई Yes, sir. मसला? No, sir. बेटा ये तो हो गई लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, लेकिन अब आपको याद होगा कि एक और प्रोसेस आ जाता है जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। याद है बच्चों? Yes. यहां तक सबको सब समझ में आया और याद हुआ है? क्या यहां तक सबको सब समझ में आया और याद भी हुआ है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और कौन सा प्रोसेस होता है इंडस्ट्रियली? क्या नाम होता था उस प्रोसेस का, याद है किसी को? Haber process. हेबर्स प्रोसेस। क्या नाम होता था बच्चों? हेबर्स प्रोसेस। Haber. अगेन, जिन लोगों ने मेरे साथ इक्विलिब्रिया का चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो क्या वहां हमने हेबर प्रोसेस नहीं किया हुआ ऑलरेडी? भाई रिवर्सिबल रिएक्शन वाले चैप्टर में किया था ना हेबर्स प्रोसेस, कांटेक्ट प्रोसेस। Yes, sir. किया था. ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बल्कि अपने नोट से आपको डायग्राम निकाल के समझाता हूँ कि गेम क्या चलेगी। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। अल्लाह अकबर। जी, डायग्राम आ गई आप लोगों के सामने बेटा? Yes, sir. ये डायग्राम आपको नोट्स में मिल जाएगी, नोट से ही उठाई है मैंने। भाई हेबर्स प्रोसेस में बेसिकली क्या होता था, अगर आप इंडस्ट्रियल प्रोसेस को रिपीट करें तो बेसिक प्रोसेस क्या होता था कि आपने पढ़ा था कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट कराया जाता है, एंड रिमेंबर कि रिएक्शन बाय डिफॉल्ट रिवर्सिबल होता है, और इस रिएक्शन में आपको मिलती है अमोनिया गैस। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि रिएक्शन जो होता है वो 1:3 में होता है, यानी जितना वॉल्यूम आप नाइट्रोजन का लेंगे, हाइड्रोजन का वॉल्यूम उसका 3 टाइम्स ज्यादा होगा। यस और नो?
Yes, sir. अब यहाँ जब प्रोसेस को बेटा डिटेल से लिखने की बात आएगी तो समझना, अब जाहिर है कि अगर हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट कराना है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लाना भी तो पड़ेगा ना। तो सबसे पहले देखो हाइड्रोजन को कहाँ से लाएंगे। आप जानते हो कि हमें नेचुरल गैस, हमें जमीन के अंदर से नेचुरल गैस मिल रही है, मीथेन, यस और नो। Yes, sir. बेटा हम क्या कर रहे हैं, मीथेन का रिएक्शन, मीथेन गैस को पहले स्टीम से रिएक्ट करा देते हैं। मीथेन गैस को पहले किससे रिएक्ट करा देते हैं, स्टीम से, जिसके नतीजे में हमें हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है। यहाँ साइड में देखते जाओ, मीथेन जो कि यानी हम भाई हेबर्ट प्रोसेस में हम ये तो कह दिया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट कराना है, लेकिन नाइट्रोजन कहाँ से लाओगे, हाइड्रोजन कहाँ से लाओगे वो बता रहा हूँ। तो हाइड्रोजन कहाँ से लाओगे कि जो नेचुरल रिजर्व्स आ रहे हैं तुम्हें गैस के, तो उसमें उसका रिएक्शन तुम स्टीम से कराओगे, नतीजा क्या होगा कि तुम्हें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। इज दैट क्लियर बच्चों। तो हाइड्रोजन तो तुम Yes, यहाँ से sir. उठा लोगे, कोई मसला तो नहीं है इसमें। No, sir. अब यहीं पर बात खत्म नहीं हुई, यहीं पर बात खत्म नहीं हुई, बल्कि मेरे बच्चों ये जो हाइड्रोजन बनती है ना, एक तो इस हाइड्रोजन का हम बड़ा हिस्सा जो है ना यहाँ पर रिजर्व कर लेंगे रिएक्शन कराने के लिए, लेकिन इसी हाइड्रोजन का एक थोड़ा सा हिस्सा हम एक और काम में भी लाएंगे। और वो क्या, वो ये कि आप जानते हैं जो एयर होती है, अब नाइट्रोजन भी तो लाना है ना, जो एयर होती है आप जानते हो एयर इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, मेजरली इट इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, यस और नो। Yes, sir. तो अब होता क्या है कि जो हाइड्रोजन हमने बनाई है उसका मेजर हिस्सा, जैसे कि तुम देख सकते हो इस एरो को देखो, तो मेजर हिस्सा तो हमने अलग कर लिया, लेकिन इसका थोड़ा सा हिस्सा हम ले जाते हैं और ले जाकर किससे किसके साथ मिक्स कर देते हैं, एयर के साथ। अब जब हम एयर के साथ मिक्स करते हैं तो आप अच्छे से जानते हो कि हाइड्रोजन लव्स टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो ये जो हाइड्रोजन वहां से लाए और ये जो ऑक्सीजन एयर में पहले से मौजूद थी, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, वाटर। और जब वाटर लिक्विड अलग हो जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा, सिर्फ नाइट्रोजन। बात समझ में आई नहीं आई Yes, sir. बेटा, बात समझ में आ रही है, ऊपर से बाउंसर जा रही है। क्या कहा मैंने कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन लाते कहां से हैं, तो हाइड्रोजन आप ला रहे हैं या तो आप क्रैकिंग करके लाएंगे किसी हाइड्रोकार्बन की, या फिर आप मीथेन से के थ्रू लेकर आएंगे। और जो हाइड्रोजन आप लेकर आएंगे उसका एक छोटा सा पर्पस और भी है, और वो क्या है, अमान मुगल, अमान मुगल कह रहा हूं, अमान अमान सिद्दीकी, क्या मकसद है कि वही एयर में से नाइट्रोजन को कैसे अलग किया जाएगा कि एयर इज मेजरली मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, सो हाइड्रोजन इज अलाउड टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन, एज अ रिजल्ट दे फॉर्म वाटर एंड नाइट्रोजन सेट्स फ्री। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Clear. And then बच्चों this nitrogen and hydrogen in ratio of 1:3 are allowed to react under these conditions। मैं पहले पढ़ा चुका हूं एक एक चीज, ठीक है, मैं फिर भी थोड़ी बहुत रिवीजन दे दूंगा अगेन, लेकिन पहले पढ़ भी चुके हैं। तो कंडीशंस क्या हैं पहले समझना है, जब प्रोसेस लिखने के लिए आ जाएगा नाइट्रोजन कहां से लाएंगे, हाइड्रोजन कहां से लाएंगे, ये फ्लो चार्ट आपको बताता है। फिर रिएक्शन में कितना वॉल्यूमेट्रिक रेशियो होगा 1:3, और फिर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, और वो याद होना चाहिए, यहाँ टेम्परेचर है 450 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर है 200 ATM जो कि बड़ा हाई प्रेशर है, और कैटलिस्ट है आयरन एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो हेबर प्रोसेस जो जो कि नाइट्रोजन अमोनिया को बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड है। तो चूंकि हम अमोनिया का टॉपिक पढ़ रहे थे, तो इंडस्ट्रियल लेवल पर अमोनिया को बनाने के लिए हम हेबर्स प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। एनी क्वेश्चंस टिल दिस पॉइंट? No, sir. No question. No, sir. अब इससे रिलेटेड कुछ बात है जो इस चैप्टर में दी हुई है, लेकिन असल में हमने पढ़ी कहां थी, जब हमने चैप्टर रिवर्सिबल रिएक्शन वाला पढ़ा था, ली शैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा था। मैं क्विकली बताऊंगा ताकि बच्चों को याद जिसको है ना वो आ जाए। मैं बता देता हूँ, दिल नहीं चाह रहा मेरा, क्योंकि पढ़ाई हुई चीज बार बार पढ़ाना बहुत ना ख्वारी लगती है। अगर आपको याद हो तो हमने ली शैटलियर प्रिंसिपल में पढ़ा था कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उनमें एक प्रॉब्लम होता है, और वो प्रॉब्लम क्या होता है कि ये रिएक्शंस जो हैं वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं होते बल्कि बोथ डायरेक्शंस में होते हैं, जिसकी वजह से इनमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. और जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है तो फिर फर्दर ना रिएक्टेंट बनता है और ना फर्दर प्रोडक्ट बनता है। हाँ या ना? Yes, कॉन्सेप्ट sir. पढ़ा हुआ है ना सबने सबने? Yes, sir. तो मेरे बच्चों Yes, sir. मेरे नौनिहालों, मेरे प्यारे प्यारे नन्हे काकों, कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब हम नॉर्मली रिएक्ट कराते हैं तो इसकी जो यील्ड होती है ना वो लेस देन 50% होती है। क्या मतलब कि हमारा मकसद था कि बहुत सारी क्या बना लें,
बहुत सारी अमोनिया बनाने, अमोनिया। लेकिन ड्यू टू रिवर्सिबल रिएक्शन इसकी जो यील्ड होती है, क्योंकि रिवर्सिबल का मतलब क्या हो गया कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्शन करके अमोनिया बनाना शुरू करेंगे और अमोनिया फिर वापस कन्वर्ट बैक होना शुरू हो जाएगा इनटू नाइट्रोजन हाइड्रोजन। तो बेसिकली दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द इशू। ठीक हो गया? तो मेरे बच्चे, हमने क्या समझाया, क्या बताया आपको कि नॉर्मली जो इसकी यील्ड होती है वो 50% से भी कम होती है अमोनिया की। तो अब यहाँ पर हमने आपको चैप्टर 8 में पढ़ाया था ली शैटलियर प्रिंसिपल, और ली शैटलियर ने तुम्हें बताया था कि भाई तुम क्या क्या करोगे कि तुम्हें यील्ड ज्यादा मिल जाए, तुम क्या क्या करो कि तुम्हें ये यील्ड अमोनिया की ज्यादा मिल जाए। तो उसने आपको दो तीन चीजें बताई थी। पहला था इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, याद करो क्या था पहला? इफेक्ट ऑफ Yes, sir. Concentration. कॉन्सेंट्रेशन। और यहाँ क्या उसने बताया था? यहाँ उसने ये बताया था, अगर याद आ रहा हो आपको, मैं क्विकली बता रहा हूँ, फिर भी अगर किसी को समझ में ना आए तो पूछ लेना बेटा। उसने क्या कहा था कि भाई आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते रहो। कैसे डिस्टर्ब करो? कि आप अमोनिया को जमा ना होने दो। हमने क्या बता, देखो इसको इमेजिन करो एज अ बैलेंस, फिजिकल बैलेंस। आप अमोनिया को जब बन रहा है ना तो उसे कंटेनर में जमा ना होने दो, बल्कि आप उसे कंटेनर से रिमूव करते चले जाओ। तो अगर आप कंटेनर से अमोनिया को रिमूव करते चले जाओगे तो एट एनी टाइम अमोनिया कम होगी और नाइट्रोजन हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन में ज्यादा होंगे, एंड दैट विल प्रोड्यूस मोर एंड मोर अमोनिया। कुछ याद आ रहा है? मैं ज्यादा डिटेल जानबूझकर नहीं बता रहा हूँ, ली शैटलियर में Yes, सब sir. बता चुका हूँ। क्या कॉन्सेप्ट था कि भाई यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये था कि अगर हम रिएक्टेंट को ऐड करेंगे तो फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा, अगर प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो बैकवर्ड शिफ्ट आएगा, इसी तरह से प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे तो अल्टीमेटली रिएक्टेंट हैवियर साइड पे आ जाएगा और फॉरवर्ड शिफ्ट देगा। तो पहला उसने ये बताया था कि आप सेटअप ऐसा लगाओ कि अमोनिया को मुसलसल साथ साथ आप क्या करते जाओ बच्चों, रिमूव करते जाओ। अमान, मुआज, क्या ये बात सेंस बना रही है कि अगर हम अमोनिया को साथ यस साथ सर। रिमूव करते चले जाएंगे तो जी अल्टीमेटली सर। क्या होगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अमाउंट ज्यादा होगा एंड दे विल ट्राई टू फॉर्म मोर एंड मोर अमोनिया। दूसरा इफेक्ट था बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के लिए हमें पता होना चाहिए कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताते चलें कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब अमान क्या होता है कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। याद कीजिए, हमारा मकसद है प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ाना, और मैंने क्या बताया था यहाँ, अगर आपको याद आता हो मेरे अल्फाज, मैंने बताया था एक्सोथर्मिक वो हैं जो हीट रिलीज करते हैं। तो इसको ऐसे याद रखो कि जैसे इनको हीट नहीं चाहिए, इनको हीट नहीं चाहिए जब तो ये रिलीज कर रहे हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को आप ऐसे समझो कि इनको हीट नहीं चाहिए, तो इनको ना दो, इनको ना दो तो फायदा होगा। और एंडोथर्मिक में क्या बताया था कि एंडोथर्मिक का मतलब है दे एब्जॉर्ब हीट। तो अब जब ये एब्जॉर्ब करते हैं तो इनको हीट देने में फायदा होगा, यानी इनको हाई टेम्परेचर पे कराने में फायदा होगा। तो अगर हम ये वाला रिएक्शन देखते हैं, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो व्हाट डू यू थिंक कि इस रिएक्शन को हाई टेम्परेचर पे कराएं तो ज्यादा यील्ड मिलेगी, लो टेम्परेचर पे कराएं तो ज्यादा यील्ड मिलेगी? लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर। बेटा इस रिएक्शन को, क्योंकि एक्सोथर्मिक है, अमान ये कॉन्सेप्ट समझना है, मुआज, अमान आप लोग नहीं थे उस वक्त, यस सर। ठीक है? तो कॉन्सेप्ट क्या है कि बिकॉज एक्सो है, हीट रिलीज करता है, मतलब इसको हीट नहीं चाहिए। जब नहीं चाहिए तो मत दो, लो टेम्परेचर पे कराओगे तो यील्ड ज्यादा मिलेगी। यस और नो? यस सर। लेकिन अब यहाँ पर एक यानी फेवर तो करेगा ली शटलर के अकॉर्डिंग, इसमें जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट को फेवर करेगा वो करेगा लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर फेवर्स राइट शिफ्ट। लेकिन यहां पर अगर आप एक्चुअल कंडीशन को जाकर देखो तो टेम्परेचर कितना है? 450। तो क्या ये लो टेम्परेचर है? नो सर। तो अभी तो हमने ली शटलर के बारे में कंक्लूड किया कि लो टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या देख रहे हैं कि टेम्परेचर कितना है? 450 डिग्री है। ठीक है, तो ये तो लो टेम्परेचर नहीं है। तो ऐसा क्यों है बेटा? ऐसा इसलिए है, किसकी लाइन में आवाजें आ रही हैं भाई? ऐसा इसलिए है कि मेरे बच्चे, नाइट्रोजन आप जानते हो बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है। आपको टेम्परेचर लो तो करना है, लेकिन कम से कम इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए ना कि नाइट्रोजन का बॉन्ड टूट पाए। बोलो भाई। तो आपको इतनी यस सर। एनर्जी तो रखनी ही है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर सके। क्या ख्याल है? यस सर।
भाई अगर आपकी एनर्जी इतनी भी नहीं होगी, आप टेम्परेचर लो कर रहे हो लेकिन एनर्जी, क्योंकि देखो नाइट्रोजन बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ही ज्यादा है, इसलिए उस एक्टिवेशन एनर्जी को हासिल करने के लिए टेम्परेचर हम देख रहे हैं कि 450 डिग्री सेल्सियस पे खड़ा हुआ है। एक्टिवेशन एनर्जी मस्ट बी देयर, अदरवाइज rate of reaction will decrease significantly। अगर आपने इतनी एनर्जी भी नहीं दी, इतना टेम्परेचर भी नहीं दिया, तो रिएक्शन की जो रफ्तार है वो बहुत ज्यादा, यील्ड तो बढ़ जाएगी लेकिन रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा, यानी जो रिएक्शन 2 घंटे में होना था वो 2-4 दिन ले लेगा। आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्या कहा मैंने कि यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता ऐड कर रहा हूं कि हमने ली शेटलर के अकॉर्डिंग याद किया तो हमें याद आया कि इसमें तो लो टेम्परेचर होना चाहिए था, लेकिन प्रैक्टिकली 450 इज हाई टेम्परेचर। तो बेटा इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज टेम्परेचर है। क्या है? हमने क्यों किया ये कॉम्प्रोमाइज टेम्परेचर पर? क्योंकि अगर हम इससे लो लाते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड नहीं हो पाती और स्पीड ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। तो हम जब ये कह रहे हैं कि लो करना है टेम्परेचर, तो बस दिस इज द लोएस्ट लिमिट, इससे नीचे जाएंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होने लगेगी और रिएक्शन का जो रफ्तार है बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, जो कि फीजिबल नहीं है। एम आई क्लियर? Yes, sir. Clear. Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद फिर आता था इफेक्ट ऑफ प्रेशर, और इफेक्ट ऑफ प्रेशर का ताल्लुक किससे होता था याद कीजिएगा, मैंने यहां पर पीपी रिलेशन Moles पढ़ा पे। था, मोल्स पर। ठीक है, पीपी रिलेशन क्या था बेटा? अगर आपको याद आता हो तो मैंने कहा था एक पी जो है वो प्रेशर का पी है और एक पी जो है प्रोडक्ट के मोल्स है। और मैंने आपको यहां पर ये बताया था कि इनमें इनवर्स रिलेशन का याद रखेंगे, जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहा है? अमोनिया बना रहा है। तो अब रिलेशन कैसे याद रखना है? बहुत आसान है कि भाई इसके कितने मोल्स हैं, रिएक्टेंट के देखें कितने मोल्स हैं? 2 moles. ठीक है, 4 मोल्स है रिएक्टेंट साइड पर, बिल्कुल। और प्रोडक्ट साइड पर कितने हैं? 2। तो बेटा P फॉर प्रोडक्ट के मोल्स क्या है बेटा? कम है। P फॉर प्रोडक्ट के मोल कम होंगे तो अमान रिलेशन इनवर्स है, तो प्रेशर शुड बी हाई और लो? Hi, sir. प्रेशर शुड बी हाई। तो यहां पर प्रेशर हाई होगा तो ये फेवर करेगा यील्ड को। और आप जरा चल के देखें कि प्रेशर हाई रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ। देखिए 200 Yes, नॉर्मल sir. प्रेशर क्या Yes, होता sir. है? High. 1 ATM होता है, लेकिन यहाँ 200 ATM है, तो क्या ये हाई प्रेशर है या नहीं है? Yes, sir. High pressure. अब सवाल ये है कि इससे ज्यादा हाई क्यों नहीं किया भाई, 200 पे लाके क्यों रुक गए? क्योंकि 200 तक आते आते हमें अच्छी यील्ड मिल जाती है, और इससे ज्यादा अगर प्रेशर बढ़ाना होगा तो फिर जाहिर है कि सारी जो पाइपिंग है, सारा जो पूरा सिस्टम है, वो इस काबिल बनाना होगा जो इतने हाई प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। यस और नो? Yes, sir. तो इसीलिए 200 ATM तक लाते हैं और उससे फर्दर आगे प्रेशर को नहीं लेके जाते, क्योंकि यहां तक के प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए हमें अलग से पाइपिंग सिस्टम नहीं चाहिए होता। लेकिन अगर इससे ऊपर प्रेशर लेके जाएंगे, हो सकता है कि यील्ड और बढ़ जाती, लेकिन फिर उसमें हमारी कॉस्ट बढ़ती। कॉस्ट क्यों बढ़ती? कि उसके लिए फिर हमें अलग पाइपिंग सिस्टम बनाना पड़ता, अलग सिस्टम, जबकि जो नॉर्मल पाइपिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रही है वो इतने प्रेशर को बर्दाश्त कर सकती है। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? No, sir. अल्लाह अकबर। कोई सवाल है यहाँ पे? No, sir. तो यहाँ इससे आगे नहीं गया प्रेशर, इतना रखा। फाइनली आ जाओ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट अगर आपको याद हो, अगेन ली शेटलर प्रिंसिपल पूरा रिपीट ही हो गया कि कैटलिस्ट अगर आपको याद हो तो कैटलिस्ट हमने क्या पढ़ा है बेटा? इट ओनली No effect. लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी, है ना? Yes, sir. तो ये कोई शिफ्ट क्रिएट नहीं करता, बल्कि कैटलिस्ट में हमने क्या पढ़ा है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है और इससे स्पीड ऑफ रिएक्शन अलीना मुबशिर बढ़ जाती है।
स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। तो क्या सिर्फ फॉरवर्ड की स्पीड बढ़ती है? जी बेटा, क्या कैटलिस्ट सिर्फ फॉरवर्ड No, की? sir. सवाहत, अमान, तो जवाब है No, sir. नहीं। Backward की No, बढ़ती है. ठीक है, तो इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी पर्टिकुलर शिफ्ट। ये बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ा देता है, यानी टाइम टेकन कम कर देता है। क्या ख्याल है? इससे फायदा क्या होता है कि यील्ड पर तो एज सच कोई फायदा नहीं होता, टाइम टेकन फॉर रिएक्शन कम हो जाता है ना, तो रिएक्शन जल्दी हो जाता है। इज दैट Yes, क्लियर? sir. Yes, Yes, sir. sir. एनी क्वेश्चंस टिल दिस पॉइंट? No, sir. आखिरी बात अब जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं बेटा, ये खत्म हो गया, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आखिरी बात हम कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा बेटा, आपको याद होगा एक फिनोमेना आपने पढ़ा था, अक्कस आके चली गई भाई बजा बजा के, बस क्या है, गाड़ी खड़ी भी नहीं है तो भाई ये किसकी लाइन में डिस्टरबेंस है? सबाहत, तुम्हें अपनी लाइन की डिस्टरबेंस सुनाई दे रही है, फिर भी तुम माइक खोल के बैठी हुई। अच्छा बेटा, अब हम लोग एक आखिरी बात कर रहे हैं। अगर आपको याद हो ओ लेवल्स में आपने ये वर्ड पढ़ा भी था, यूट्रोफिकेशन, याद है पढ़ा था? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका ताल्लुक भी अगर आपको याद हो फर्टिलाइजर से था, और फर्टिलाइजर क्या होते हैं? अमोनियम कंपाउंड होते हैं। अभी हमने बताया, हमने क्या पढ़ा था कि अगर फर्टिलाइजर एक्सेसिवली पानी में ड्रेन होते हैं, एक्सेसिव ड्रेनेज, जैसे फ्लड आ गया या आप बहुत ज्यादा पानी बहा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा पानी के साथ वो फर्टिलाइजर भी बहकर कहां चले जाते थे? पॉन्ड्स में, रिवर्स में, याद है? Yes, sir. Yes, sir. चले, तो ये मैं इस प्रोसेस को शॉर्टकट में समझाने के लिए अगेन डायग्राम का इस्तेमाल कर लेता हूं ताकि फटाफट से खत्म हो जाए। बस एक मिनट रुकिएगा। और इस ये जो अब मैं बताने जा रहा हूं ना, इसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अब बताने जा रहा हूं इसमें स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे स्टेप्स में गड़बड़ करते हैं, इसलिए डायग्राम आपको दिखा देते हैं। पढ़ा हुआ तो आपने पहले भी है ये। इसका ताल्लुक भी अमोनियम कंपाउंड में क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग ये? क्योंकि इसका ताल्लुक फर्टिलाइजर से जो क्या होते हैं? अमोनियम कंपाउंड होते हैं। सुनो, Yes, sir. चलिए डायग्राम आ गई, ये आ गई, नोट्स में ही है, मौजूद है डायग्राम जनाब। स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं बेटा, स्टेप बाय स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर आएगा तो स्टेप्स आगे पीछे नहीं होने चाहिए। सबसे पहले क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स लोड अप। कहां से हो रहा है न्यूट्रिएंट लोड अप? अभी मैंने बताया कि एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फर्टिलाइजर्स आर फ्लश्ड फ्रॉम द लैंड इनटू रिवर्स और लेक्स बाय रेन वाटर। बारिश हुई, फ्लडिंग हुई, उससे क्या हुआ? जो अमोनियम कंपाउंड से एक्सेसिव क्वांटिटी के अंदर वो जो है वो रिवर में ड्रेन कर गए। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब क्या होता है, रिवर में भी आपको मालूम है कि प्लांट्स होते हैं, और रिवर में एल्गी होता है, पानी में एल्गी ग्रो करता है, काई जिसे कहते हैं। जिस तरह लैंड पे ग्रो करने वाले प्लांट्स को अमोनियम चाहिए होता है, अमोनियम चाहिए था ना, अमोनियम नाइट्रोजन चाहिए था, इसी तरह इन प्लांट्स को भी और एल्गीज को भी क्या चाहिए होता है? नाइट्रोजन चाहिए होता है। अब क्या होता है, जब रेन वाटर के साथ एकदम एक्सेसिव न्यूट्रिएंट आ जाता है, तो उससे क्या होता है कि वो प्लांट बहुत क्या होता है, देखो, दीज पॉल्यूटेंट कॉज एक्वेटिक प्लांट ग्रोथ ऑफ एल्गी, डकवीड एंड अदर प्लांट्स। यानी एक्वेटिक जितने भी प्लांट्स थे, एल्गी थे, वो एक्सेसिवली ग्रो करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको इतना ज्यादा रिच मटेरियल मिल जाता है कि वो एक्सेसिवली ग्रो करने लग जाते हैं। अब प्लांट के ग्रो करने से तो मसला नहीं है, लेकिन एल्गी जो होता है, जो काई होती है, आप जानते हो, वो सरफेस पे ग्रो करती है। आप देखो ये आप देखो एल्गी कहां ग्रो करती है? पानी की सरफेस पर। तो होता क्या है कि जब एल्गी, इसको हम कहते हैं एल्गल ब्लूम, एल्गल ब्लूम, कि जब एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करके ये प्लांट जैसा ऑर्गेनिज्म एल्गी ये एक्सेसिवली ग्रो करता है, तो इसकी एक्सेसिव ग्रोथ की वजह से सरफेस सारी की सारी हो जाती है कवर। एल्गल ब्लूम आ गया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी था, मैंने मिटा दिया गलती से, शायद इसको सही है। एल्गल ब्लूम आ गया, यानी एल्गाई ने मैक्सिमम ग्रो कर लिया। और इससे क्या हुआ? जब एल्गाई मैक्सिमम, एक मिनट होल्ड करना, कॉल आ रही है मेरे पास। हेलो, वालेकुम सलाम।
जी जी लेना है, पैसे हैं आपके पास? ले लो। आप सो रही थी क्या? वो मुझे मुझे पता चला 10 बजा बजा के चली गई वापस। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो बेटा एल्गल ब्लूम आ गया। अब एल्गल ब्लूम आने से क्या हुआ कि सारी की सारी सनलाइट क्या हो गई बेटा, ब्लॉक हो गई। और जब सनलाइट ब्लॉक होती है तो आप जानते हैं जो ये प्लांट थे इनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट चाहिए थी। Yes, sir. चाहिए थी। तो मेरे बच्चे जब सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी और एल्गल ब्लूम ने सनलाइट को ब्लॉक कर दिया तो प्लांट तक सनलाइट नहीं पहुंचेगी, और जब नहीं पहुंचेगी वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, वो डाई होना मरना शुरू हो जाएंगे। और अगर वो मरना शुरू हो जाएंगे तो आप जानते हैं प्लांट पानी में ऑक्सीजन रिलीज कर रहे थे। जब प्लांट पानी में ऑक्सीजन रिलीज कर रहे थे और अब प्लांट मरना शुरू हो गए तो क्या होगा, उससे क्या होगा भाई, ऑक्सीजन की डिप्लीशन शुरू हो जाएगी। इज दैट क्लियर? और जब प्लांट मरेंगे तो उन मरे हुए प्लांट पर बैक्टीरिया फीड करेंगे और वो बैक्टीरिया मजीद ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे। तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल्स बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे, यहां तक कि कोई भी एक्वेटिक लाइफ सरवाइव नहीं कर सकेगी और पूरा का पूरा एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, डेथ ऑफ होल एक्वेटिक लाइफ। क्या स्टेप बाय स्टेप समझ में आई ये बात? Yes, sir. समझ आ एक गई। बार रिपीट करते हैं अमान, क्या स्टेप बाय स्टेप है? न्यूट्रिएंट्स का एक्सेसिव लोडअप हुआ ड्यू टू ड्रेनेज फ्रॉम ऑफ फर्टिलाइजर इनटू इनटू लेक्स बाय रेन वाटर। उससे क्या हुआ, रिच न्यूट्रिएंट्स की वजह से जो प्लांट्स की ग्रोथ है, रिच न्यूट्रिएंट्स की वजह से जो प्लांट की ग्रोथ है, रिच न्यूट्रिएंट्स की वजह से जो एल्गी की ग्रोथ है बहुत एक्सेसिव हो जाएगी। सरफेस पर एल्गी ग्रो करेगा, सनलाइट ब्लॉक फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी, प्लांट मरना शुरू हो जाएंगे, ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाएगी। प्लांट को डिकम्पोज करने वाले जो बैक्टीरिया है वो फर्दर ऑक्सीजन को यूज करेंगे, उससे ऑक्सीजन और कम हो जाएगी, यहां तक कि जो एक्वेटिक लाइफ है वो ऑक्सीजन उसके लिए इतनी कम हो जाएगी कि वो भी मरना शुरू हो जाएगी और सारा का सारा इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अलीना, मुबीन, मुबश्शिर, कुछ बात समझ में तो नहीं आई ना तुम्हें? सर आ गई। बहुत मुश्किल लग रहा है? हाँ, अच्छा, कोई मुश्किल तो नहीं लगा बहुत ज्यादा? नहीं सर। No, sir. चलो मैं देख रहा हूँ कुछ रह तो नहीं गया। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसी पूरे प्रोसेस को अच्छा यूट्रोफिकेशन आएगा तो स्टेप बाय स्टेप लिख लोगे ना? Yes, sir. लिखेंगे। अच्छा, अब एक और आखिरी चीज, नाइट्रिक एसिड। मैंने बताया था नाइट्रिक एसिड का जो है ना वो यूजेज जो है वो करना है। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड कर लेते हैं जल्दी से, फटाफट से। नाइट्रिक एसिड के बारे में 2-3 बातें बस जाननी है, ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं पढ़ना आपको, बिल्कुल खत्म करना है, ताकि अब यकीन करो अभी बैठ के पास करोगे ना नाइट्रोजन से रिलेटेड सारे सवाल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, एसिडिक रेन मैंने छोड़ दिया है अभी जानबूझ के, क्योंकि वो एसिड रेन में सिर्फ नाइट्रोजन का पार्टिसिपेशन नहीं होता बल्कि एसिड रेन में सल्फर का भी पार्टिसिपेशन होता है, तो फिर नेक्स्ट सेशन में एक साथ पढ़ाऊंगा। अब देखो नाइट्रिक एसिड के बारे में 2-3 बात याद रखनी। नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का कंपाउंड है HNO3। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, यस और नो? Yes, और sir. इसे बेटा जिस इंडस्ट्रियल मेथड से बनाया जाता है उस इंडस्ट्रियल प्रोसेस को कहते हैं ऑसवर्ल्ड मेथड, ये भी याद रखना है। इसे जिस इंडस्ट्रियल मेथड से बनाया जाता है उसका नाम होता है ऑसवर्ल्ड मेथड, आपको याद नहीं रखना। और इसके 3 यूजेजेस हैं, ये आपने याद रखने। पहला यूजेज क्या है कि जाहिर है नाइट्रिक एसिड कैन बी यूज्ड टू मेक फर्टिलाइजर, क्योंकि नाइट्रोजन आ रहा है तो फर्टिलाइजर बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल हो सकता है TNT जो होता है धमाका करने के लिए इस्तेमाल होता है, TNT, ट्राई नाइट्रोटोलिन, ट्राई नाइट्रोटोलिन। तो इसमें देखो नाइट्रो आ रहा है, ट्राई नाइट्रोटोलिन। और इसके अलावा इसका इस्तेमाल डाइज के लिए, पॉलीमर्स के लिए हो सकता है, जैसे कि आपने नाइलॉन पढ़ा था तो नाइलॉन में भी नाइट्रोजन आता है और नाइट्रोजन को डालने के लिए नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल। तो ये यूजेज का रट्टा लगाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. बेटा इस चैप्टर का मेजर पार्ट यानी 88% पार्ट इस चैप्टर का खत्म हो गया है। इंशाअल्लाह ताला कल के सेशन में अल्लाह ने चाहा तो हम सल्फर की बात करेंगे, और सल्फर छोटा है काफी, सल्फर की बात करेंगे और सल्फर के साथ साथ एसिड रेन जो सल्फर और नाइट्रोजन दोनों की वजह से होती है उसकी बात करेंगे। और ये चैप्टर इंशाअल्लाह कल ही खत्म हो जाएगा। मजा आया? मुश्किल तो नहीं लगा बहुत?
No, sir. अमान Yes, sir. समझ में आया बेटा